हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, और चैप्टर का नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण की हम बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने चैप्टर के सारे टॉपिक्स को यहाँ पे देखा है, हमने अच्छे से समझा है, साथ ही हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो देख लेते हैं अभी तक आपने कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं। जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया था उसमें आपसे पूछा गया था ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स आर रेफर टू एज, यानी कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वे जीव जो सरल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे बाल का उपयोग करके अपने भोजन की तैयारी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। आपका आंसर आया था ऑप्शन नंबर बी, जिसे आपने क्या कहा था, ऑटोट्रॉप कहा था या स्वपोषी कहा था। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। सेकंड क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास आया था, आपसे पूछा गया था इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन। आपने बोला निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो प्रकाश संश्लेषण किसकी अनुपस्थिति में नहीं होगा। आपने कहा गार्ड सेल्स होती हैं, क्लोरोफिल होता है, रिक्तिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के बीच की जगह होती है। आंसर आपका आया था ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है उसे एक बार देखिए। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में आपको क्या चीजें बताई गई हैं। आपने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपने बोला निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट भी सही हो सकती है, एक से ज्यादा भी सही हो सकती है। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला जो स्टेटमेंट आपके पास आया उसमें आपसे कहा गया है ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड देयर ऑन फूड, यानी कि आपको इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो हरे पौधे होते हैं स्वयं करते हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में हमको बताया गया है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे, खुद से करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है, मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉप। आपने कहा मोस्ट जो एनिमल होते हैं, यानी कि जो अधिकतर जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। आपने कहा अधिकतर जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट जो आपके पास आया है, आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप CO2 भी लिखते हैं, इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि इस स्टेटमेंट में आपको कहा गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आपने कहा कि जो CO2 है उसकी आवश्यकता नहीं होगी, किसमें, फोटोसिंथेसिस के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आते हैं उसमें आपने बोला ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपने कहा जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, रिलीज होती है। ऑक्सीजन निकलती है किसके दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, लास्ट जो ऑप्शन आपको कहा गया है, आपका चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। अच्छा, चार आपके पास ऑप्शन आए हैं। चारों ऑप्शन को सबसे पहले आपको समझना है कि चारों ऑप्शन आपसे कह क्या रहे हैं। आपसे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। क्या ये कथन सही है, क्योंकि हमें क्या करना है, सही कथन को चूज करना है। आपसे पूछा गया है क्या ये कथन सही है कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। बिल्कुल। जब हमने बात की थी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और जब हमने बात की थी न्यूट्रिशन यानी पोषण के विषय में, हमने कहा कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉपिक, यानी कि सारे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, सारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ध्यान दीजिए हरे पेड़ पौधों की बात हो रही है, इसका मतलब वो पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है।
वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए। मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉप्स, यानी कि जो अधिकतर जो जंतु होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। तो हमने क्या बोला था जब हमने तीन चीजों की बात की थी? आपने कहा लिविंग की जब भी बात आती है हम बात करते हैं किसकी? यहाँ पर प्लांट की। प्लांट यानी कि पादप। हम बात करते हैं किसकी? एनिमल की। एनिमल यानी कि जंतु। हम बात करते हैं किसकी? माइक्रोब की, यानी कि सूक्ष्म जीव की। आपने कहा अगर हम प्लांट और माइक्रोब की बात करें तो ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, स्वपोषी भी और परपोषी भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार। क्योंकि हमने कहा अगर प्लांट में क्लोरोफिल है, अगर इसमें क्या पाया जा रहा है? हरित लवक है, तो ये स्वपोषी होगा। अगर हरित लवक है तो स्वपोषी होगा, अगर हरित लवक नहीं है तो परपोषी होगा। सेम माइक्रोब भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉप होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम जंतु की बात करें, हमने कहा जो एनिमल होते हैं वो कंप्लीटली कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। कंप्लीटली कैसे होंगे? परपोषी होंगे। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कैसी है? गलत है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या निकल जाती है? गलत निकल जाती है। तीसरी में आपको बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कि यहाँ पर आपको बोला गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप यहाँ पर बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री है उसके बारे में। ठीक है, तो जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं कि चार हमारे पास कच्ची सामग्री आती है। कौन कौन सी? अगर हम कहें, हमने कहा सूर्य का प्रकाश, फोटोसिंथेसिस के लिए जो कच्ची सामग्री होगी वो होगा सूर्य का प्रकाश, पहला। दूसरा होगा जल। तीसरा होगा यहाँ पर CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और चौथा हमारे पास आता है हरित लवक। अब देखिए ये चीजें हमने बहुत बार क्या की है? डिस्कस कर ली हैं। अब आपको समझ आ गया है कि यहाँ पर किन किन चार चीजों की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इन चार चीजों की, इन चार चीजों में क्या? CO2 है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या लिखते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखते हैं CO2। ठीक है, तो क्या CO2 की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? बिल्कुल होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा बिल्कुल है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के दौरान यहाँ पर ऑक्सीजन निकलती है। तो हमने कहा था बिल्कुल ऑक्सीजन निकलती है। जब यहाँ पर चारों चीजें मिलेंगी, चारों चीजें जब मिलती हैं तो यहाँ पर क्या क्या बना? C6H12O6 प्लस O2। O2 को हम क्या लिखते हैं? क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ये यहाँ पर निकला तब फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो आपने कहा ऑक्सीजन यहाँ पे निकली, बिल्कुल ऑक्सीजन यहाँ पर निकली है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? यहाँ पे सही है। अब देखिए आपको स्टेटमेंट तो समझ आ गई है कौन सी सही है कौन सी गलत है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है जब आपके पास इस प्रकार के ऑप्शन होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं दो ऑप्शन गलत हैं, दो ऑप्शन आपके सही हैं। आपसे पूछा गया है करेक्ट जो ऑप्शन आपके पास आते हैं, तो आपने कहा आपके पास जो ऑप्शन सही आते हैं वो है फर्स्ट और फोर्थ। अब आप ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन में आपको फर्स्ट और फोर्थ दिखाए गए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फर्स्ट और फोर्थ सही है, आपका आंसर यहीं पर आ जाता है। लेकिन आप क्या करेंगे? सारे ऑप्शन को देखेंगे। आपने कहा सिर्फ सेकंड ऑप्शन सही है, आपने कहा नहीं सेकंड ऑप्शन आपको गलत आ रहा है। आपने कहा सेकंड और थर्ड सही है, यानी कि आपने कहा सेकंड और थर्ड सही है, आपने कहा नहीं ये तो क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड सही है, आपने कहा फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड सही नहीं है। आपका सही जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे? अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आप अपने आंसर को यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है तो उसमें आपसे क्या पूछा गया है। ये आपको उसी क्वेश्चन का यहाँ पर बताया गया, आपसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अधिकांश जंतु स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। आपका आंसर आया था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए में आपने क्या बोला, आपने कहा फर्स्ट जो आपका पहला और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया है पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट बिकॉज इट, आपने कहा जो पिचर प्लांट है वो कीटों को फंसाता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपके पास कहाँ से आया है, किस पोर्शन से आया है। आपने कहा जब हम बात कर रहे थे परपोषी पौधों में या प्लांट में परपोषी पोषण, तो अलग अलग आपने देखे थे। आपने परजीवी की बात की थी, आपने मृत जीवी की बात की थी, आपने कीट भक्षी की बात की थी। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो आया है कीट भक्षी से, इंसेक्टिवोर्स जिसे हम कहते हैं। आपने कहा कि आपसे पूछा गया है कि जो पिचर प्लांट होता है वो क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है, कीटों को खाता है। क्यों खाता है ये आपसे पूछा गया था। अब ऑप्शन देखते हैं अलग अलग। आपने कहा ऑप्शन में है क्योंकि इट इज अ हेटेरोट्रॉप, क्योंकि ये क्या है, विषम पोषी है। ठीक है, विषम पोषी का मतलब क्या हुआ, परपोषी जिसे आप कह रहे हैं, यानी कि किसी दूसरे पर क्या है, अपने भोजन के लिए निर्भर है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ग्रोज इन सॉइल विच लैक नाइट्रोजन, उस मिट्टी में बढ़ता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या बोला कि यहाँ पर हमें ग्रो करने के लिए, अगर हम कहते हैं कि हमारे पोषण के लिए हमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इनमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको फैट भी चाहिए, आपने कहा आपको और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, तो क्या नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पिचर प्लांट कीटों का भक्षण कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास आता है ऑप्शन नंबर सी, डज नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं या कीटों का भक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें आपसे कहा गया है हैज अ डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन बींग्स, क्योंकि इनमें मनुष्य की तरह पाचन तंत्र होता है, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कीटों का भक्षण कर रहे हैं। तो इजी है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही हमने क्या बात की थी, पिचर प्लांट एक ऐसी सॉइल में होते हैं जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ नाइट्रोजन होता है। और अपनी नाइट्रोजन की कमी को ये कैसे पूरा करते हैं, कीटों को खा करके। इनमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस भी होती है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इन्हें क्या चाहिए, नाइट्रोजन की आवश्यकता है, जो कि ये नाइट्रोजन कीटों का भक्षण करके ले रहे हैं। क्लियर है। चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपने कहा द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज, आपके पास एग्जांपल आए हैं ईस्ट का, मशरूम का और ब्रेड मोल्ड का। आपने कहा ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड में पोषण की विधा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। आपने कहा ईस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, क्या होते हैं तीनों चीजें, ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड, तीनों चीजें क्या होती हैं, ये है कवक, इनके ग्रुप को आप कहते हैं कवक। जैसे कि आपने बोला कि सूक्ष्म जीवों को आप माइक्रोब कह रहे हैं, सूक्ष्म जीव उन्हें कह रहे हैं, जैसे कि पौधों के पूरे ग्रुप को आप प्लांट कह रहे हैं या पादप कह रहे हैं, जैसे कि जितने भी जंतु आप उन्हें जंतु कह रहे हैं, इसी प्रकार से एक और ग्रुप होता है जिसे आप क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था मशरूम।
जब हम बात कर रहे थे परपोषी पोषण की, ये भी आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो परपोषी पोषण से ही आया है। आपने कहा परपोषी पोषण में अलग अलग प्रकार के परपोषी पोषण होते हैं, और इसमें हमने जब मशरूम का एग्जाम्पल लिया था, मैंने आपको कहा था क्योंकि हम मशरूम क्या करते हैं अपने खाने में यूज करते हैं, तो इसीलिए आप इजिली क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, आपको अच्छे से याद रहेगा। मशरूम आप सबको पता है। ईस्ट क्या होती है, आपने देखा हुआ ईस्ट, जैसे कि आपने जब ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड का जो डो होता है, या जिसे हम साधारण भाषा में कहें वो जो आटा होता है, उसमें ईस्ट को डाला जाता है और कुछ टाइम बाद आप देखते हैं वो आटा फूल जाता है। आपने देखा होगा, आप आटे को गूंथते हैं, कुछ टाइम बाद रखते हैं और वो फूल जाता है। क्यों फूलते हैं? क्योंकि हम उसमें कुछ डालते हैं जिसे आप ईस्ट कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ब्रेड मोल्ड की हमने जब एग्जाम्पल लिया था, हमने कहा था अगर आपने ब्रेड को किसी नम स्थान पर रख दिया है, छोड़ दिया आपने खुला, और वो कैसे नमी वाला स्थान है, मॉइस्चर है जहाँ पर, तो वहां पर आप देखते हैं कि जो ब्रेड है उसमें कुछ ग्रे कलर की चीजें वहां पे लग जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, फफूंद लग गई है। ऐसे हम कहते हैं इसमें क्या लग गई है, फफूंद लग गई है। तो फफूंद क्या होती है, ब्रेड मोल्ड वो होता है। तो ये तीनों चीजें, इन तीनों चीजों में जो पोषण की विधि है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषी प्रकार का पोषण इसे हम कहेंगे। इंसेक्टिवोर्स कहेंगे, यानी कि कीटभक्षी प्रकार का जो पोषण है उनमें पाया जाएगा। सैप्रोफिटिक होगा, यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। या चौथा है पैरासिटिक, परजीवी प्रकार का पोषण इनमें पाया जाता है। आप एक बार अपने ऑप्शन को देखिए और सही आंसर को यहाँ पर क्या कीजिए, चूज कीजिए। तो देखिए हमने क्या बात की थी, अगर मशरूम, आपको याद होगा मशरूम का कलर कैसा होता है, आपने कहा व्हाइटिश कलर होता है। ठीक है, व्हाइटिश होगा, तो आपने कहा क्या इसमें हरित लवक पाया जाता है? नहीं, इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो इनमें परपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। परपोषी प्रकार का पोषण आपने कहा कीटभक्षी भी होता है, सैप्रोफिटिक यानी कि मृतजीवी भी होता है, परजीवी भी होता है। आपको बताना ये है कि इन तीनों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। आपने कहा इनमें पाया जाएगा सैप्रोफिटिक, यानी कि मृतजीवी। मृत जीवी का मतलब होता क्या है, मृत जीवी का मतलब होता है कि जो अपना पोषण किसी मृत से लेता है। अगर मैं तीनों में डिफरेंस कहूं कि यहाँ पर अगर कीट भक्षी की बात आती है, तो ये क्या करेंगे, कीटों का भक्षण करेंगे, कीटों को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है। अगर मैं सैप्रोफिटी की बात करूं, तो ये अपना जो भोजन है, अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। ठीक है। और परजीवी की बात करूं, तो ये क्या करते हैं, अपना भोजन जीवित जीव या पादप से लेते हैं। डिपेंड करता है कि प्लांट की बात हो रही है या एनिमल की बात हो रही है। अब ये तीनों जो है आपके, ये क्या कहलाते हैं, परपोषी पोषण के प्रकार हैं। तीनों क्या है, परपोषी पोषण के प्रकार हैं। ठीक है। और तीनों में डिफरेंस क्या है, ये भी हमने देख लिया। तीनों में डिफरेंस क्या होगा, ये आपने देख लिया है। एग्जाम्पल क्या, कीट भक्षी पौधे का भी आपने एग्जाम्पल लिया था, पिचर प्लांट है। परजीवी का एग्जाम्पल आपके पास क्या आता है, अमरबेल। ठीक है। और सैप्रोफिटिक यानी कि जो आपके पास क्या आता है, मृत जीवी आता है, उसके एग्जाम्पल आपने ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड को ले लिया है। तो इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। When we observe the lower surface of leaves through a magnifying lens, we see a numerous small openings. Which of the following is the term given to such openings? आपने कहा जब हम एक
आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस तरह के छिद्र के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, आपसे पूछा क्या गया है? आपने कहा पत्ती होती है, इस प्रकार से पत्ती लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये लीफ है, ये क्या है, पेटियोल वाला पोर्शन है और ये आपका स्टेम है। जो लीफ है, लीफ का ये वाला पोर्शन इसे अपर सरफेस कहते हैं, ऊपरी सतह जो है ये है जिसे आप लोअर सरफेस कहते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर हम अगर पत्ती के निचली सतह का निरीक्षण करें तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज आप नहीं भी करते हैं, आप यहाँ पर आवर्धक लेंस का यूज नहीं भी करते हैं। अगर आप सिंपली देखें किसे, पत्ती की लोअर सरफेस को देखें तो ऐसे आपको बहुत छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। और क्लियरली देखना है तो आप ऊपर करके देखेंगे, सन की तरफ, सूर्य की तरफ जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं छोटे छोटे छेद वहां पर क्लियरली विजिबल होते हैं। बहुत सारी ऐसी लीव्स होती हैं जिनमें आप आसानी से इन छोटे छोटे छेदों को देख सकते हैं। ठीक है, हमने कहा उन छेदों को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्टोमेटा कहेंगे, लैमिना कहेंगे, मिडरिप कहेंगे या वेन्स कहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? एक पत्ती का डायग्राम बनाना है। उसके लिए हमने क्या किया, एक पत्ती का डायग्राम यहाँ पर बनाया। ठीक है, ये है पत्ती की, क्या है आपको ये खुद से लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास एक लीफ आ जाती है और आपको लीफ के, अगर मैं आपसे पूछूं लीफ के पार्ट कौन कौन से यहाँ पर होंगे, वो आपको देखने हैं। अब यहाँ पर ये जो लोअर सरफेस है, ये जो लोअर सरफेस है उसमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले तो आपको इसकी लेबलिंग करनी है, इसके नाम लिखने, क्या क्या नाम इनके होते हैं, इन पार्ट के क्या क्या नाम होते हैं लिख लें। सबसे पहले नाम इनके लिख लेते हैं। आपने कल कहा ये वाला जो भाग होता है ये आपका कहलाता है, यहाँ पर पेटियोल का नाम नहीं दिया है, इसे हम कहते हैं पेटियोल। ठीक है, चलिए, जो बीच वाला भाग है इसे आप कहते हैं मिड रिब। जो बीच वाला भाग है, जो मोटी लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं मिड रिब। ठीक है, मिडरिप के अलावा और क्या चीज आपको, लैमिना वाला पोर्शन है, आपने कहा ये जो पूरे चौड़ा वाला भाग है इसे आप क्या कहते हैं? लैमिना कहेंगे। और ये जो आपको दिखाई गई है ये है वेन, ये आपको यहाँ पर ये जो वेन्स है ये दिखाई गई है, जिसे आप क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको दिया गया है स्टोमेटा। तो ये आपके स्टोमेटा कहलाते हैं, रंध्र कहिए या स्टोमेटा कहिए। यहाँ पर ऑप्शन में आपको जितने भी पार्ट्स दिखाए गए हैं उन पार्ट्स को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखिए मिडरिप कौन सी होती है? जो बीच में जो मोटा वाला भाग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो नेटवर्क बना रहा है उसे आप वेन कहेंगे। ये जो चौड़ा पार्ट है इसे आप लैमिना कहेंगे। ये आपका क्या आता है? पेटियोल आता है। और पेटियोल से ये क्या होगी? आपकी स्टेम होगी। इस प्रकार से ये क्या होगी? स्टेम आएगी। आपने कहा कि जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं उसका आंसर आपको पता है, उसे हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? आपने कहा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। उसे आप क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है? अगर हम बड़ा करके देखें तो हमने कहा ये है रंध्र, जो कि किस प्रकार का है? क्लोज टाइप का है। और ये है रंध्र जो कि कैसा है? ओपन टाइप का है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रंध्र देखा। जो आपके पास स्टोमेटा आते हैं, दोनों प्रकार के आपने देखे हैं, क्लोज और ओपन। अब ये क्लोज क्यों होते हैं, ओपन क्यों होते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी जब हम टॉपिक को क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे। तो जब भी आपके पास क्या आएगा? स्टोमेटा आएगा, आपने स्टोमेटा से संबंधित दो शब्दों को हमेशा क्या करना है? ध्यान देना है। कौन से वो शब्द होते हैं? एक तो आपने कहा गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसों का विनिमय होता है।
दूसरा आपने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने कहा कि जो पानी है, पानी का भी क्या हो रहा है, यहाँ पे विनिमय हो रहा है। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपने कहा अगर स्टोमेटा क्लोज है, अगर स्टोमेटा क्लोज है तो कोई भी चीज अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं आएगी। अगर स्टोमेटा ओपन है तभी यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो सकता है या फिर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब आपके पास एक और अच्छा क्वेश्चन आया है जो कि आपने अभी रिसेंटली जो क्लास हुई थी हमारी उसमें हमने डिस्कस किया था। आपसे पूछा गया टू ऑर्गेनिज्म आर गुड फ्रेंड, यानी कि दो जीव अच्छे मित्र हैं। ठीक है, दो जीव हैं और वो कैसे हैं, अच्छे मित्र हैं। टू ऑर्गेनिज्म आर गुड फ्रेंड एंड लिव टुगेदर, दो जीव जो हैं वो अच्छे मित्र हैं और क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। वन प्रोवाइड्स शेल्टर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, उनमें से एक जो मित्र है वो आश्रय, पानी और पोषक तत्वों को प्रदान करता है अपने दोस्त को। मान लेते हैं दो मित्र हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या करते हैं, दो मित्र हैं ए और बी, इनमें से जो ए है वो बी को क्या दे रहा है, बी को आश्रय दे रहा है यानी कि रहने की जगह दे रहा है, बी को पानी दे रहा है और बी को पोषक तत्व दे रहा है। कौन दे रहा है, ए दे रहा है। ठीक है, अब सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें आपको क्या बताया जा रहा है, two organisms are good friends and live together. One provides shelter, water and nutrients while the other prepare and provide food. आपने कहा जो A है वो B को क्या दे रहा था, आश्रय दे रहा था, पानी दे रहा था, पोषक तत्व दे रहा था। अब B भी कुछ A को देगा। ठीक है, B भी क्या करेगा, A को कुछ दे रहा है, वो क्या देगा, भोजन को देगा। ठीक है, ये सेम ऐसा ही है जैसे कि आप फ्रेंड्स होते हैं और आप क्या करते हैं, अपनी चीजों को शेयर करते हैं एक दूसरे से। वैसे ही ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अपनी चीजों को शेयर कर रहे हैं। सच एंड एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज, क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि जीवों के इस तरह के संघ को और इस तरह की रिलेशन को या इस तरह के संबंध को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है वो दो मित्र कौन थे। ठीक है, दो मित्र हम सोनू मोनू के नाम से भी ले लेते हैं। ठीक है, एक मित्र था सोनू और एक था मोनू। अब सोनू ने मोनू को कुछ दिया, क्या क्या दिया, सोनू ने आश्रय दिया, सोनू ने पानी दिया और पोषक तत्व दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कहा पानी और पोषक तत्व लिख देते हैं। ठीक है, सोनू ने क्या दिया, मोनू को पानी दिया और पोषक तत्व दिए। अब मोनू ने भी सोनू को कुछ दिया, क्या दिया, भोजन दिया, खाना दिया। ठीक है, ये एक संबंध स्थापित हो गया है। अब सेम यही संबंध हमने कब पढ़ा था, जब हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे थे जब यहाँ पर किसकी, कवक और शैवाल की। तो हमने बोला कवक ने शैवाल को क्या दिया, पानी दिया और क्या दिया, पोषक तत्व दिए। और शैवाल ने कवक को क्या दिया, भोजन दिया। अब देखिए, अब आप समझ रहे हैं कि हमारी स्टोरी में सोनू कौन है, कवक है, और मोनू कौन है, शैवाल है। ठीक है, यही है हमारी स्टोरी में। हमने बोला हमारी स्टोरी में सोनू है कवक और मोनू है शैवाल, ये एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। आपने कहा सैप्रोफाइटन यानी कि जिसे आप मृतजीवी कहते हैं, दूसरा है पैरासाइट जिसे आप परजीवी कहते हैं, ऑटोट्रॉफ है यानी कि स्वपोषी है, सिम्बायोसिस यानी कि सहजीवन है या सहजीवी संबंध है। अब देखिए, हमने कहा सैप्रोफाइट होते मृतोपजीवी होते, तो किसी मृत पर क्या करते, किसी मृत को भोजन के रूप में लेते, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते। पैरासाइट होते तो किसी जीवित से अपने भोजन को ग्रहण करते। ऑटोट्रॉफ होते तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों अपना अपना भोजन बना रहे होते, शैवाल अपना भोजन बना रहा है, कवक अपना भोजन बना रहा है। तो हमने कहा इन तीनों में से नहीं होगा, बल्कि हमने पढ़ा था यहाँ पर सहजीवी संबंध। सहजीवी का मतलब होता है साथ साथ रह करके जो अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, सहजीवन या सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके आंसर को भी यहाँ पर नोट कीजिए।
चलिए तो क्लास आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।